स्वर निवेश। स्वर निवेश। दोस्तों, स्वर निवेश के इस 5वें अंक तक आते आते जो आपका फीडबैक मिला उसे जानकर सहसा गुलजार की एक पंक्ति जहन में कौंध गई। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। यानी आपने तहे दिल से उन आवाजों का खैर मकदम किया जो हमारे बीच नहीं है, और उनका भी जिनकी आवाज कभी कभार ही आप तक पहुंचती है। लेकिन हमें अच्छा यह लगा कि आवाज के रोमांच के साथ जिन ऐतिहासिक विचारों से आप प्रभावित हुए वो जिंदगी के लिए, समाज के लिए और इस देश के लिए बेइंतहा जरूरी है। आइए ऐसी ही एक अमर आवाज से निकलते संदेश और विचारों को आपसे मिलवाएं। ये आवाज है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। अभी कल की बात है कि हम अपने मुल्क की आजादी के लिए रो रहे थे और तमाम दुनिया में हिंदुस्तान की कौमी जागृति का शोर मच गया। क्या क्या नक्शे नहीं हैं जो हमने आजाद हिंदुस्तान को नहीं बनाए, और क्या क्या ख्वाब नहीं हैं जो हमने कौमी जिंदगी की नई उठानों को नहीं देखे। आज वो सब कहाँ चले गए? क्या हमारे दिमाग के किसी कोने में भी उनकी परछाई बाकी रही? क्या उनकी बुबास भी कोई इस बदबख्त आब हवा में सूंघ सकता है? हमारी आजादी के मुखालिफों ने हमेशा कहा था कि हिंदुस्तानियों के हाथ पांव जब तक गुलामी के बंधनों से बंधे हुए हैं उसी वक्त तक अमन चैन है। जहां ये बंधन टूटे और उन्होंने एक दूसरे की गर्दनें काटना शुरू कर दी, आज आजाद हिंदुस्तान को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा पेश आ गया है। वो एक बड़ी गहरी खंदक के किनारे खड़ा है। उसकी किस्मत अड्डर में झूल रही है। या तो उसे खंदक में गिरना है या छलांग मार के सही सलामत पार उतर जाना है। अगर हम चाहते हैं कि अपने मुल्क की आजादी को इस खतरे से सलामत निकाल ले जाए तो हमें चाहिए कि पहले ठीक तौर पर समझ लें कि खतरा क्या है और फिर उससे मुल्क को बचाने की तदबीर करें। खतरा जो आज हमें पेश आ गया है वो मुल्क की बदअमनी और बदनज़मी का खतरा है। बदअमनी और बदनज़मी का खतरा आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहा है। अगर हुकूमत और मुल्क की पूरी कुव्वत के साथ ये खतरा नहीं दबा दिया गया तो कोई नहीं कह सकता कि मामला कहां जाकर थम सकेगा। अगर फिल हकीकत आप ऐसी यकीन करते हैं तो आपका फर्ज है कि इस काम के लिए अपनी सारी कुव्वतों को लगा दीजिए। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है उसने पूरी कुव्वत के साथ फैसला कर लिया है कि किसी हाल में भी बदअमनी और बदनज़मी को बर्दाश्त नहीं करेगी और हर फितने को जो सर उठाएगा आहीनी हाथों से मलियामेट करेगी। आपको भी चाहिए कि इस काम में हुकूमत का हाथ बटाएं और हर तरह की बदअमनी और बदनज़मी को रोकें। आप अपना ये फर्ज यूं कर अदा कर सकते हैं, उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप दिल की सच्ची लगन के साथ तैयार हो गए हैं तो आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि आपको ये मुल्क की खिदमत में कर अंजाम देनी चाहिए। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। दोस्तों, ये गाना कंपोज किया था मशहूर संगीत निर्देशक नौशाद साहब ने। उर्दू और हिंदी के घर में रहने वाले नौशाद साहब का मन अदब की दुनिया से जुड़ा और बरास्ते मौसीकी मकबूल हुआ। उनकी यादगार फिल्मों के गानों में से कुछ तो अमर हैं, जैसे प्यार किया तो डरना क्या फिल्म मुगले आजम से, या फिर चलते चलते पाकीज़ा से। ऐसे गानों को कौन भुला सकता है। तो आइए नौशाद साहब की आवाज से झांकते उनके मन को पढ़ें और सुने भी। संगीत के बारे में एक किसी का मिसरा है, वो पहले अर्ज कर दूं कि अजल से हुस्न परस्ती लिखी थी किस्मत में। मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना था। जब मेरी उम्र करीब 10 बरस की थी उस वक्त से ही राजा इंदर सर पे सवार थे। बहरहाल मेरे उस्ताद बब्बन साहब लखनऊ के, वो जो कि अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं,
उनसे सीखा। और एक लड्डन साहब थे लखनऊ के, उनसे इब्तदाई तालीम ली। फिर उस्ताद यूसुफ अली साहब जो सितार नवाज थे लखनऊ के, वो भी मेरे उस्ताद थे। इन हजरात से मैंने तालीम हासिल की, संगीत की। और फिर इसी सिलसिले में जब ये बात ज़्यादा तूल पकड़ती गई तो मेरे वालिद साहब बड़े खिलाफ थे इसके कि तुम क्या ये गाने बजाने वालों की लाइन में जा रहे हो, कोई शादी नहीं करेगा अच्छे घर में तुमसे, और तुम बिल्कुल यानी पंचायत के बाहर कर दिए जाओगे। बड़े अफसाने बनने लगे। और फिर एक मौका ऐसा आ ही गया कि उन्होंने कहा भाई अब फैसला करो, तुम्हें घर चाहिए या ये मौसीकी या संगीत। मैंने कहा घर आपका, आपको मुबारक, संगीत मेरा मुझे दे दीजिए। और मैं घर छोड़ के चला गया। ये 1937 की बात है। तो 37 में मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे जब मैं गया तो कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, और मुझे सच कहने में हमेशा खुशी महसूस होती है। तो साहब दादर एक मकाम है, वहां मैं फुटपाथ पे सोता था। कोई शेल्टर नहीं था, कोई सर छुपाने की जगह नहीं थी, और उसके सामने एक ब्रॉडवे थिएटर था, उसकी रोशनी रात को देखा करता था मैं। और बड़े पापड़ बेलने के बाद इनकलाब कई आए और गुजर गए मेरे सर से। एक मौका फिर ऐसा आया साहब कि उस थिएटर में, ब्रॉडवे थिएटर में, मेरी एक तस्वीर जिसका नाम बैजू बावरा था, उसने जुबली की और मुझे उस थिएटर पर बुलाकर हार फूल पहनाए गए, एजाज दिया गया। तो सामने की फुटपाथ को देख के मैंने उस वक्त कहा था, वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था मेरा जुमला, कि उस फुटपाथ से इस तरफ आने में, इसको क्रॉस करने में 16 साल लगे मुझे। तो वहां उस्ताद झंडे खां साहब का मैं असिस्टेंट बना था पहले। फिर खेमचंद प्रकाश साहब जो रंजीत में थे। फिर जनाब मुश्ताक हुसैन साहब एक थे बरेली के, उनका असिस्टेंट रहा। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की दुआ से मैंने खुद म्यूजिक देना शुरू किया। और पहली मेरी तस्वीर थी, भवनानी प्रोडक्शन एक उस जमाने में होता था, उसकी पहली तस्वीर जिसमें मैंने म्यूजिक दिया था उसका नाम था प्रेम नगर। क्योंकि मेरा शुरू से ये उसूल रहा कि मैं पहले पोइट्री, कविता लिखवाता हूँ, उसके बाद उसको यानी ट्यून करता हूँ। मेरी फिल्म अगर वो देखी हो अमर, तो उसमें एक रील नंबर 7, अभी तक मुझे नंबर याद है, वो रील नंबर 7 पूरी साइलेंट है, नो डायलॉग, कोई डायलॉग नहीं है। महबूब साहब मरहूम ने मुझसे कहा कि ये भाई रील को आप जबान बख्शिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए हैं। तो मैंने कुछ महीना, 1.5 महीना लगाया उसको म्यूजिक उसका कंपोज करने में। और वो जब मैंने करके और री रिकॉर्डिंग की, मिक्सिंग करके डायलॉग और साउंड इफेक्ट के साथ उनको दिखाई तो लिपट गए। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये मशहूर कविता है ख्यातिलब्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की। अपने देश से बेपनाह मोहब्बत करने वाले दिनकर जी ने हमेशा जनता के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की। आइए सुने देश के इस लाडले कवि को। मैंने जो कविताएं लिखी हैं और कविता के विषय में जो चिंतन किया है, उनके बीच एक छोटी सी खाई है। यानी कविता की प्रकृति के विषय में मेरा मत है, वैसी कविताएं मैंने अनुपात में थोड़ी लिखी हैं। अधिक कविताएं मैंने ऐसी ही लिखी हैं जो मेरे काव्य संबंधी विचारों की कसौटी पर ठीक ठीक खरी नहीं उतरती। और यह द्विधा मुझ में इधर हाल में प्रकट हुई हो, यह बात नहीं है, वह प्रारंभ से ही मुझ में विद्यमान रही है। जब रेणुका और हुंकार का प्रकाशन हुआ, मैं आलोचकों की दृष्टि में संदेशवाही और उपदेष्टा कवि बन गया, और मेरे इस रूप को प्रगतिशील विचार के साहित्य प्रेमियों ने बहुत पसंद किया। किंतु रेणुका और हुंकार के बाद जब रसबंती और द्वंद्व गीत निकले, मेरे प्रशंसक मुझसे निराश हो गए। उन्होंने यह कहना आरंभ किया कि सूर्य पूरा तपने के पहले ही संध्या की शीतलता में छिपने जा रहा है।
मुझे याद है कि इस आलोचना से मैं घबराया नहीं था। उल्टे मुझ पर यह असर पड़ा था कि जो लोग रसवंती की कविताओं से निराश हैं, उन पर राजनीति और समकालीनता का प्रभाव कुछ ज्यादा है। रसवंती के प्रथम संस्करण में मैंने एक भूमिका भी लिखी थी, जिसमें व्याजांतर से यह दिखाया गया था कि प्रगतिशील होने के पहले कवि को कवि होना चाहिए। प्रगतिशील विचार के पाठकों को इस भूमिका से भी निराशा हुई थी। तब तक साहित्य के बारे में गंभीर चिंतन करने का मुझे अवसर नहीं मिला था। अतएव जब भी साहित्य के विषय पर बोलने या लिखने का मुझे मौका मिलता था, मैं आंख मूंद कर रेणुका और हुंकार वाली धारा का समर्थन करता था। अतएव रसवंती की कविताओं और उसकी भूमिका के बावजूद मेरी गिनती प्रगतिशील कवियों में की जाती थी, लेकिन यह उस दर्द का इलाज नहीं था जो भीतर ही भीतर मुझे खाए जा रहा था। रेणुका की अधिकांश कविताएं स्वदेश थीं, मगर उस संग्रह में बसंत जागरण, कोयल, निर्झरनी, अमा संध्या आदि कविताएं भी थीं जो शुद्ध कवित्व के बहुत निकट पहुंचती थीं। और हुंकार में तो असमय आह्वान तथा हाहाकार नामक कविताओं में मेरी व्यथा खुलकर फूट पड़ी थी। समय असमय का तनिकन ध्यान, मोहिनी यह कैसा आह्वान। असमय आह्वान का रचयिता नियत से अपने को सैनिक तथा स्वभाव से प्रेमी मानता है। सैनिक और प्रेमी के कर्तव्यों के बीच जो द्वंद्व हो सकता है, वही द्वंद्व मुझे साहित्य में पकड़े हुए था और शायद आज भी ग्रसित किए हुए है। प्रेम का लक्षण आलस्य है, अधजगी नींद है, तारों के बीच निरुद्देश्य भटकने की बान है। सैनिक का कर्तव्य जागरण है, पहरा देना, मारना और मरना है। असमय आह्वान का रचयिता अपने सैनिक रूप पर गर्व तो करता है, मगर उससे सर्वथा प्रसन्न नहीं है। उठो सुन उठूं हुई क्या देवी, नींद भी अनुचर का अपराध। मरो सुन मरूं नहीं क्या शेष, अभी 2 दिन जीने की साध। असमय आह्वान के भीतर जो दर्द को छिपकर बोलता है, हाहाकार में उसकी आवाज बहुत ही साफ है। वही धन्य जिनको लेकर तुम बसी कल्पना के शतदल पर, जिनका स्वप्न तोड़ पाती है मिट्टी नहीं चरण तल बजकर। जनारण्य से दूर स्वप्न में मैं भी निज संसार बसाऊं, जग का आर्तनाद सुने अपना हृदय फाड़ने से बच जाऊं। कि कला की सफलता 2-4 बंधे बंधाए फार्मूलों से आंकी नहीं जा सकती। महान रचना सभी नियमों का अपवाद होती है। वह नियतिकृत नियमों से ऊपर जा पहुंचती है। नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम, नवरस रुचिराम निर्मतिम आदधति भारती कबीर जयति। दोस्तों, इस प्रोग्राम के गुलदस्ते में हर फूल अपना रंग, अपनी महक लिए है, और ये रंग, ये महक किसी और जगह नहीं, सिर्फ आकाशवाणी के पास है। पंडित वीजी जोग, वायलिन के ख्यातिलब्ध सितारे, उनके रिश्ते की एक लंबी कहानी जहां एक ओर संगीत के साथ है, वहीं आकाशवाणी के साथ भी। उन्होंने आकाशवाणी के लिए कई दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स मुहैया कराई। फिलहाल तो हम उनसे हुई बातचीत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी नजर करते हैं। कि हमने जब भारतीय संगीत में इसके लिए कोई जगह नहीं थी, तो जगह बनानी पड़ी और हम इस खोज में थे। तो क्या हुआ, जब हम लखनऊ में थे तो सरोद, सितार ये सुनने को बहुत मिलता था मुझे। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब को मैंने सुना, मैंने उस्ताद अलाउद्दीन खां से भी थोड़ी चीजें ली। तब ये तन जो होता है, द दिर दा दिर दा दा गमनी प ग सा दिर नी सा ग म प, जब हम क्लास में खाते के बोले न बोल, अब ये जो है ठुमरी, हाँ ठुमरी के। अब मैंने कहा यहाँ जो हमारा गज जो है, मैं तो गायकी अंग आ गया, अब यहाँ ये धीरे धीरे नहीं चलेगा। तो हमने ये देखा कि ख्याल जो है वो भी बचता है, जैसे कैसे सुख सोवे, ये मीण जो है, ये भी मीण, हाँ, तो विलंबित ख्याल जो है, जिसको हम बड़ा ख्याल कहते हैं, हाँ, वो ख्याल अंग की गायकी में बचती है, और जरूर बजेगी। जब सारंगी में बचती है तो वायलिन में क्यों नहीं बजती। और जैसे झुमरा ताल है, तिलवाड़ा है, अड़ा चौताल है, इसमें हम विलंबित ख्याल भी बजाते हैं।
जब ये द्रुत की जब बात आने लगी तब हमने कहा जैसे लटवलजे सुलझा, ये अगर हम बंदिश बजाएंगे, ये अगर हम गत के अंग से बजाएंगे तो लोग पसंद करते हैं कि नहीं, ये हमने देखा। और लोगों ने इसको बड़ा पसंद भी किया। तो मेरा कहना है विलंबित में जैसे ख्याल अंग होता है, गायकी अंग अगर विलंबित में बच जाए तो कोई दोष नहीं है, दोष बिल्कुल नहीं। मगर द्रुत जो है हाँ, उसे थोड़ा सितार सरोज से भी हाँ मिल के, हाँ, तो कुछ कुछ ताने जो होती है हमारी, पमा गामा गा रे तानी सामा गा पा माधा पमा गामा गा पा माधा पमा गामा पमा पमा पा गामा दब दब। अब देखिए यहाँ पा 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 गामा ध, ये सब एक बो की अलग अलग बो की टुकड़े गज की की तानी। तानी नहीं है, ये सब गायकी की तानी है। अच्छा, तो पहली बात यह है कि अब उसके लिए गायकी सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर गुरु कृपा और आपका प्रेम ऐसा है कि हमने आगरा घराना क्या है, ग्वालियर घराना क्या है, जयपुर घराना क्या है, पंजाब घराना क्या है, पटियाला घराना, इन घराने को जो कलाकार थे उनके साथ बजाया हमने। बुंदू खां साहब का असर हमारे पर बहुत हुआ। जैसे पापा गामा रेसा निसा, नहीं पापा गामा रेसा निसा पापा, अब ये पापा गामा रेसा, ये तो सारंग की गमक की तानी है। अब ये गमक जो है ये तो अलग गज से तो बजेगी नहीं, वो तो गायकी अंग से बजाना ही पड़ेगा। जब हम ख्याल बजाएंगे तो गायकी अंग की तानी बजाएंगे, जब द्रुत बजाएंगे तब तबले का अगर आनंद लेना है हमको, आप कैसे लोगों के साथ बैठते हैं तो फिर वो ख्याल वो नहीं चलता है। हमने ये देखा, क्योंकि एक तो लय बड़ी पक्की होनी चाहिए। फिर जैसे चक्रधार आ गया तो चक्रधार में अगर हम भी कोशिश करते हैं कि भाई एक ऐसा धीरे धीरे का ऐसा अगर चल जाए तो देखिए क्या मजा आता है। तो ये एक रुचि है थोड़ी सी, जनता उसको पसंद करने लगी। और प्रोग्राम के अंत में आकाशवाणी के खजाने से एक गाना जो आपने कहीं और न सुना हो शायद।
गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को के अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने लुकता चीज है गम दिल उसको सुनाए न बने नुक्ता चीज है गमे दिल उसको सुनाए न बने क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने नुक्ता चीज है गमे दिल इश्क पर जोर नहीं इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे और बुझाए न बने के लगाए न लगे और बुझाए न बने लुकता चीज है गमे दिल उसको सुनाए न बने क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने लुकता चीज है गमे दिल। दोस्तों, अब इजाजत दें। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आप सुनेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राज कपूर, अमृतलाल नागर और किशन महराज को। आज के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। स्वर निवेश। स्वर निवेश।